हेलो बेटा, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी और आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन। यूँ कह सकते हैं कि क्लास 11th का भी ये फर्स्ट चैप्टर है। और आपको बहुत ही अच्छे से पता है, जब भी हम घरों में कोई सब्ज़ी तैयार करते हैं तो उस सब्ज़ी को बनाने से पहले हम कुछ इंग्रेडिएंट इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और जैसे हमने तड़का बनाना है तो तड़का बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, अदरक, टेस्ट अनुसार उसमें कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। और हमें ये पता है कि जो सब्ज़ी का फ्लेवर आता है, यूँ कहें खाने वाली किसी भी चीज़ का जो फ्लेवर आता है वो आपका 80 से 90% डिपेंड करता है कि आपने इंग्रेडिएंट कितने अच्छे से तैयार किए हुए हैं, ठीक है ना। और सब्ज़ी उतनी ही फिर अच्छे से तैयार हो जाती है, जल्दी तैयार हो जाती है, टेस्टी बनती है। सो मैथ को समझने से पहले, ठीक है ना, मैथ करने से पहले हमें मैथ के जो इंग्रेडिएंट हैं वो अच्छे से करने पड़ेंगे। अब जैसे रिलेशन है और फंक्शन है, ये चैप्टर बेशक कम मार्क्स के आए, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लेवर तभी अच्छा आएगा जब इंग्रेडिएंट अच्छे तैयार होंगे। सो ठीक है, रिलेशन करने से पहले इसकी कुछ नॉलेज इकट्ठा करते हैं। अब जो ये वर्ड रिलेशन है, ठीक है ना, तो ये दिया किसने, पता होना चाहिए ना। तो हम कह सकते हैं कि एक मैथमेटिशियन थे, रेने डिकार्ट। ऐसे साइलेंट है यहाँ पर, तो रेने डिकार्ट एक्चुअली बेटा ये मैथमेटिशियन भी थे, ये आपके फिलोसोफर भी थे और ये आपके साइंटिस्ट भी थे। एक आदमी में 3 क्वालिटी तो हमने बता दी, ना जाने और कितनी थी, ठीक है। सो अगर हम फिलोसोफर की बात करें तो इनकी जो एक मेन फिलोसफी है, मतलब जो इन्होंने मेन बात कही है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। और इसी बात के ऊपर संदीप महेश्वरी जो सर हैं, उनकी एक वीडियो है और उसी वीडियो की वजह से कंट्रोवर्सी भी बन गई उनकी, ठीक है। सो हम उस बात में नहीं जाते, लेकिन वो बेटा यही है, रेने डिकार्ट, ठीक है। सो हमें इसकी फिलोसफी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें मैथ से और थोड़ा बहुत साइंस से हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सेम सी फील्ड हैं। सो साइंस में इन्होंने क्या कहा था, साइंस में बेटा इन्होंने दिया कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। देखो कितना इंपॉर्टेंट लॉ है फिजिक्स का जो कि इन्होंने दिया। और अगर हम मैथ की बात करें, ये ठीक है इतना ओके। अगर हम मेन मैथ पर आते हैं कि मैथ में इन्होंने क्या क्या दिया, सबसे पहले याद है मैथ अजीब कब से बन गया आपके लिए, जब बेटा मैथ के अंदर ABC, XYZ ये सभी क्वांटिटी आई, तब से मैथ आपका फ्रेंड नहीं रहा। तो आपको जानने का फर्ज तो बनता है ना कि ABC, XYZ दिए किसने। सो बात करते हैं आज, हम कहते हैं ना ABC फॉर नॉन वैल्यू, और सेकंड ये बात हम लिखते हैं, मान लेते हैं XYZ फॉर अननोन वैल्यू। क्या बात है, ये हम मानते थे। ये इन्हीं की देन है, आपको बचपन से जो परेशान कर रहा है आदमी बेटा वो यही है और कोई नहीं, ठीक है, पकड़ा गया आज ये। और इन्होंने एक बात और कही थी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कहा इन्होंने, एवरी पॉइंट इन 2D, every point in 2D can be interpreted by 2 numbers in a plane। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेशक आज हमारे लिए एक छोटी सी बात है,
इन्होंने क्या कहा कि आप अगर हम 2D लें, मान लो ये हमने प्लेन ले लिया, इस प्लेन के अंदर अगर आप कोई भी पॉइंट लिखना चाहते हो तो वो आप 2 नंबर से बता सकते हो। 2 नंबर से कैसे? देखो मान लो यहाँ पर ये आप x एक्सिस लेते थे और ये आप y एक्सिस लेते थे, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, इसके लिए मुझे इसकी वर्टिकल हाइट और इसकी हॉरिजॉन्टल हाइट कितनी है, सिर्फ 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। मान लो ये पॉइंट बेटा हमने मान लिया 1 कोमा, ये जो हमारा ग्राफ जिसे हम बोलते हैं एक्चुअली से बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेटा ये भी इन्हीं की देन है, देखो कितना काम किया है बंदे ने, ये भी इन्होंने बताया, ठीक है ना। भी किसी भी पॉइंट को 2 डायमेंशन में, ठीक है ना, 2 नंबर से हम रिप्रेजेंट या कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना, ये भी इन्होंने कहा। ओके, सो ये जो ग्राफ है कार्टेशियन सिस्टम बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद जो इनकी इंपॉर्टेंट बात है, ताकि रिलेशन पर पहुंचने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें हम इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है ना। सो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने दिया, आपने देखो आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा ना, सर ये अलजेब्रा क्या होता है, और आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी। अलजेब्रा में बेटा था आपका प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ, और ज्योमेट्री में बेटा आपकी शेप आती है, सर्कल, ट्रायंगल, ठीक है ना, लाइन, स्क्वायर, इलिप्स, ऐसा कुछ सब कुछ आता है। इस देखो इस बंदे से पहले ये बेटा एक अलग दुनिया थी अलजेब्रा, और ज्योमेट्री एक अलग दुनिया थी। सो इसने क्या किया, इन दोनों कहते हैं समाज में, इन दोनों वर्ल्ड में इन्होंने एक ब्रिज बना दिया, इन्होंने एक ब्रिज बना दिया। मतलब यहाँ का टॉपिक आप वहाँ पर लेकर जा सकते हो और ये वाला टॉपिक आप यहाँ पर लेकर आ सकते हो। कहोगे सर वो कैसे, कोई एग्जाम्पल हो जाए? ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं एक, यहाँ से बेटा सर्कल उठाओ, ठीक है, और सर्कल का सेंटर कुछ होगा और कुछ रेडियस होगी। मान लो रेडियस बेटा आपकी r है और सेंटर इसका बेटा 0 0 है। तो इसको मैं अलजेब्रा में कैसे पढ़ सकता हूँ? सो आपने ये किया होगा ना, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये बेटा है आपका अलजेब्रा, ये है आपकी ज्योमेट्री। अब बताओ ये आपस में रिलेट करती है कि नहीं करते? है ना इन दोनों की आपस में रिलेशन। तो रिलेशन ही तो पढ़नी है आज हमने, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है। सो ये आपका जो अलजेब्रा है, ये आपकी ज्योमेट्री है। तो बेटा यहाँ पर एक इसने ब्रिज बना दिया, और जब इसने ये बुक पब्लिश की ना, आप सोच भी नहीं सकते कि पूरे मैथ वर्ल्ड में बेटा तहलका मच गया था, ठीक है ना। सो लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि ऐसा भी कोई सोच सकता है। मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग ये कंटेंट था रेने डेकार्ट का, ग्राउंड ब्रेकिंग। तो ऐसा लगता था कि इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। 2 अलग अलग फील्ड को उसने एक ही बना दिया, यूनिफाई कर दिया, ठीक है ना। सो इसने एक बुक पब्लिश की, और बुक इसने 1637 में पब्लिश की। नाम था बेटा उसका एनालिटिक ज्योमेट्री, ठीक है ना। मतलब इसमें उसने ये कहा था कि आप ज्योमेट्री को आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से पढ़ सकते हो। मतलब ज्योमेट्री को अगर आपने स्टडी करना है तो आप कार्टेशियन कार्टेशियन जो सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ग्राफ जो हैं, उनसे आप इजीली स्टडी कर सकते हो।
देखो कितनी शानदार बात थी ना। तो ये एक्चुअली एक इसने रिलेशन ही तो दी है, ये एक रिलेशन ही तो है, इन दोनों के बीच में कह सकते हैं और इनकी आपस के बीच में रिलेशन कह सकते हैं। तो ठीक है, इतना बहुत है फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन में। अब बात करते हैं, सर हम रिलेशन कर रहे हैं तो रिलेशन आपको कहाँ मिलेगी? तो सबसे पहला पॉइंट कि बेटा ये जो नेचर है ना, इस नेचर में भी बहुत सारी प्यारी प्यारी रिलेशन आपको मिल सकती हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी। कैसे? तो हम फिलहाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन इन नेचर। नेचर के अंदर रिलेशन कैसे मिलेगी सर? मिलेगी, हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट बोन है बेटा वो फीमर है, ठीक है ना, आपको पता है। और इसकी रिलेशन होती है बेटा आपकी हाइट के साथ। मतलब फीमर की हम लेंथ देखकर हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आदमी की हाइट कितनी है, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए। फीमर की लेंथ हम लेंगे सेंटीमीटर में और ये आपकी लेंगे इंच में। अगर बेटा मैं ये 41.8 लिखता हूं, सो ये आपकी आ जाती है 62.2। अगर बेटा ये 45.5 लिखते हैं और ये आ जाती है आपकी 65.5। अगर बेटा ये 46 लिखते हैं और ये आपकी आ जाती है 66। और अगर हम यहाँ पर 48.2 लिखते हैं तो बेटा ये आ जाती है 68। और अगर हम यहाँ पर 50.4 लिखते हैं तो बेटा ये आ जाती है 70। तो इनमें एक रिलेशन है और यहाँ से बेटा आपकी एक पेयर बनेगी, पेयर। तो मैं पहले बेटा ये लिखूं 41.8 कोमा 62. मतलब पहले आपने फीमर की लेंथ लिख दी जो भी है, फिर आपने हाइट लिख दी कि हाइट कितनी है। तो यहाँ से बेटा ये बन जाएगा 45.5 कोमा 66.5। यहाँ से मिलेगा बेटा 46 और यहाँ पर मिलेगा बेटा 66 और यहाँ पर बेटा आपका मिलेगा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, आप समझदार हो। ओके, तो ये आपका मिला 68 और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं 50.4 और यहाँ मिला आपको 70। ये एक पेयर बन चुकी है हमारे पास, ठीक है। सो इन्हीं पेयर को हम आगे पढ़ेंगे भी अच्छे से, ऑर्डर्ड पेयर ये कहेंगे। एक पेयर है, ये 2 नंबर की पेयर है, फिलहाल के लिए इतना समझो। सो बेटा एक आपको रिलेशन मिलेगी, ठीक है ना। सर कोई फॉर्मूला ना, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, इसको अगर मैं y मान लेता हूं और इसको बेटा मैं अगर x मान लेता हूं तो y इक्वल टू आ जाता है 0.906 इंटू एक्स प्लस 24.3। बेटा ये एक रिलेशन है और यहाँ पर बेटा जो आपकी x की वैल्यू है वो 40 से लेकर 55 तक हम लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये रिलेशन यहाँ तक ही वैलिड है, ये नेचर ने दी है, ये गॉड ने रिलेशन दी है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। अब देखो कितनी प्यारी ये रिलेशन कंसेप्ट, सिर्फ ये किताबों में नहीं है, ये आपको बाहर भी मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात। सो देखो ना कितना खूबसूरत सा कंसेप्ट है, ये आप नोट कर सकते हो। कोई पूछे तो कि रिलेशन कहाँ पर है तो आप बता सकते हो कि सर यहाँ पर एक रिलेशन मिल जाती है। सो इसके बाद हम करते हैं बेटा आपका रिलेशन इन नेचर कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर है क्या एक्चुअली, तो इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना।
ordered pair is a pair of elements, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। Ordered pair is a pair of element, object such that they are taken in a specific order। मतलब कोई भी दो एलिमेंट लो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट लो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होने चाहिए। यहाँ तो ये डेफिनेशन बुक में आपको लिखी मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअली हम इस कहते क्या है कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है a, b, ये आपका पैरेंथेसिस ब्रैकेट में आ जाती है। ओके, सो यहाँ पर जो ये ऑर्डर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये आपका ऑर्डर है ना, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। सो हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लो बेटा आपने एक 1,2 लिया और एक 2,1 लिया। क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं, सेम नहीं है, क्योंकि ऑर्डर बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझने के लिए अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ, यहाँ पर 2 लेता हूँ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ध्यान से देखो 1,2 बेटा यहाँ पर आएगा और 2,1 बेटा आपका यहाँ पर आएगा। ये आपका 1,2 है, ये आपका 2,1 है। अब ध्यान से, क्या ये दोनों सेम आए? नहीं आए ना, तो इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सेम नहीं रहेंगे, ये दोनों सेम नहीं रहेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स की पोजीशन की अपनी ही एक अहमियत है। स्पेलिंग गलत हो जाए हिंदी के तो कोई इशू मत बनाना। सो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स की जो पोजीशन है ना बेटा, उसकी अपनी ही एक अहमियत है, ठीक है ना। आगे पीछे नहीं कर सकते। फील नहीं आया? नहीं आया होगा ना। चलो एक खतरनाक एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है ना, कि सर क्या एग्जांपल दे दिया आपने, क्या देते हैं बेटा। यहाँ पर एक पेयर लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने शादी और यहाँ पर लिख दिया बच्चे। शादी पहले हो रही है, बच्चे बाद में हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है ना। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मिलेंगे, आपको बधाइयाँ मिलेगी, ठीक है ना, कि बच्चे हुए हैं। पहले शादी की मिलेंगी, फिर बच्चों की मिलेंगी, ठीक है। अब ऑर्डर को रिवर्स कर दो, देखना बेटा, पहले बच्चे और फिर शादी। अब बताओ क्या मिलेगा? शादी से पहले बच्चे हो गए, बाद में शादी हो रही है। शादी तो लोग धक्के से करवा देंगे ना, जब बच्चे ही हो चुके हैं। तो यहाँ पर बेटा गालियाँ पड़ेंगी। अब देखो ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है, पहले शादी फिर बच्चे। यहाँ पर पहले बच्चे हो गए, बाद में शादी हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर तो बेटा सिर्फ और सिर्फ गालियाँ ही गालियाँ, ठीक है ना। यहाँ पर बधाइयाँ ही बधाइयाँ। तो ऑर्डर देखो कितना इंपॉर्टेंट है। सो ऑर्डर को ध्यान में रखना कि ऑर्डर्ड पेयर में आपका ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट कि जो हमने ये ऑर्डर्ड पेयर लिखी, इसको बेटा कहेंगे फर्स्ट एलिमेंट। और बेटा जो ये है आपका, इसको बोल देंगे बेटा सेकंड एलिमेंट्स। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट। इसके बाद सेकंड बात जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर ए और बी, कहते हैं ना उल्टा करेंगे तो सेम नहीं रहेगी। और ये हम सी कोमा डी, ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल कब आती है?
इफ एंड ओनली इफ A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब आएंगी? जब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल। यहाँ पर बेटा इसको ध्यान से समझो, इफ एंड ओनली इफ को, इसका मतलब क्या है? इफ एंड ओनली इफ कहाँ करें? यहाँ, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है, मान लो आप कहीं ड्राइव कर रहे हो और वो सिंगल रोड है, सिंगल रोड है, ओके ठीक है। अब यहां से गाड़ी इस डायरेक्शन में भी जा सकती है और यहां से गाड़ी इस डायरेक्शन में भी आ सकती है, ये दोनों साइड वैलिड है। मतलब कोई यहां से यहां जाए चाहे यहां से, सिंगल रोड पर यही होता है। जो नॉर्मल गांव की सड़कें होती हैं या शहरों में भी जो नॉर्मल रोड होते हैं, सिंगल रोड जो होते हैं, ठीक है ना, ये दोनों साइड काम चल जाता है। जब दोनों साइड काम चले बेटा, तब स्टेटमेंट है इफ एंड ओनली इफ। मतलब आप यहां से यहां पहुंच सकते हो। देखो ये एक स्टेटमेंट है, ये वाली, और एक स्टेटमेंट बेटा ये है। अगर ये होगी तो ये हो जाएगी, अगर ये होगी तो ये हो जाएगी। मतलब यहां से यहां और यहां से यहां दोनों साइड हम जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम एक बेटा ऑर्डर्ड पेयर, ये है ए और बी। आप बेटा कंफ्यूज मत होना कि कहीं सर ये सेम तो नहीं, ये वाले कहीं दोनों सेम तो नहीं सर। नहीं बेटा, ये आपकी ऑर्डर्ड पेयर है, ये आपकी ऑर्डर्ड पेयर है और ये आपका एक सेट है। सेट तो पता होगा आपको, ठीक है, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड होता है। ये ऑर्डर्ड पेयर, ये सेट। इसमें ध्यान से देखो, इस केस में यहां पर ए और बी में कोई ना कोई रिलेशन जरूर मिलेगी। Here we obtain a relation between A and B, ठीक है ना। यहाँ पर A और B में कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बेटा there is no particular relation बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर कोई रिलेशन जरूरी नहीं मिलेगी, आप अपनी मर्जी से कोई तिकड़म लगाकर आप बना भी सकते हो, लेकिन ऐसा भी कंपल्सरी नहीं कि हर बार रिलेशन मिलेगी। ये सेट है, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है। इसको हम ना अनऑर्डर्ड पेयर बोल सकते हैं, अनऑर्डर्ड पेयर। मतलब यहाँ पर ऑर्डर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन बात है। यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑर्डर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ओके। सो इसके बाद अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहें, ठीक है ना, क्वेश्चन लेना चाहें इसके ऊपर हम ये लिखें 2x + 1, 3 = 5, y। कहते हैं ये दोनों इक्वल हैं और x और y की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होती हैं बेटा, जब ये वाला इसके इक्वल हो और ये वाला इसके इक्वल हो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x + 1 = 5 और 3 = y। तो बेटा इसको सोल्व करना, सिंप्लीफाई करना, यहाँ से मिल जाता है आपको 2x = 4 और x = 4/2 यानी कि 2। तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ चुकी है और यहाँ पर y की वैल्यू बेटा 3 आ चुकी है। तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आप कर सकते हो। और इसके बाद हम यहाँ पर अगर ये लिखें कि यहाँ पर x + 1,
3, सेम चीज़ लिख सकते हैं हम, सेम चीज़ x प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना, ओके, और इक्वल टू 5, y। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखो इनमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, में भी ऐसा हो कि ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, और वो हो सकता है कि ये वाला इसके इक्वल हो जाए और ये वाला इसके इक्वल हो जाए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर y यहाँ पर ले लो, यहाँ पर आप कुछ अलग लिख सकते हो मान लेकर। तो यहाँ से आपको बेटा एक तो ये मिल जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 1। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू अभी निकाली बेटा 2 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाएगी। बेटा एक तो पॉसिबल केस ये है, दूसरा कौन सा हो सकता है बेटा, ये वाला 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाए और y इक्वल टू 5, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट था। तो बेटा यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से बेटा x की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी और y की वैल्यू बेटा आपकी 5 है। एक बार इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। हमने ये कहा था ना कि 1,3 और 3,1 ये सेम हो सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे जैसे मर्जी लिखा हो। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, ठीक है। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब ये कह सकते हो ना, यहाँ पर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यहाँ पर ये इसके इक्वल है और ये बेटा इसके इक्वल है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ तक ही हो जाता है। छोटा सा क्वेश्चन कर लिया एक। अब बेटा आता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट इकट्ठे करते जा रहे हैं, बाद में जब जरूरत होगी तो फटाफट हमारी डिश तैयार हो जाएगी। ओके। सो बेटा अब हम करने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से पहले हमें 2 सेट चाहिए, सेट ए एंड सेट बी। 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, सेट ए एंड सेट बी, आपको 2 सेट चाहिए। और हमने ये कहा है कि ये सेट आपके एम्प्टी भी हो सकते हैं और नॉन एम्प्टी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब हम फिलहाल के लिए नॉन एम्प्टी मानकर काम कर रहे हैं, एम्प्टी का भी समझ लेंगे। जरूरी नहीं कि ये नॉन एम्प्टी ही हो, एम्प्टी भी हो सकते हैं। सो हम मानते हैं लेट ए एंड बी आर 2 सेट। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी, और फिर क्या करेंगे, अब ए में कुछ एलिमेंट होंगे, हमें नहीं पता, तो हम सेट ए को मान लेते हैं, ठीक है ना। सेट ए को मान लेते हैं, कहाँ लिखें सेट ए को हम यहाँ लिख लेते हैं। सेट ए मान लिया बेटा आपने समझने के लिए 1, 2, 3, और सेट बी हमने मान लिया बेटा 5, 6, ये 2 सेट मान लिए। अब हम ए क्रॉस बी करने जा रहे हैं कि ए क्रॉस बी बनेंगे कैसे, ठीक है ना। सो हमने करना क्या है, पहले देखो कौन सा सेट लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है फिर बी लिखा हुआ है। तो ए का फर्स्ट एलिमेंट पकड़ो और फर्स्ट एलिमेंट की इन दोनों के साथ रिश्तेदारी बना दो। तो पहला एलिमेंट किसके साथ जा सकता है, 5 के साथ जा सकता है, इसको एक ऑर्डर्ड पेयर में कर दो। फिर पहला एलिमेंट बेटा 6 के साथ जा सकता है, ये बन जाएगा। अब दूसरा एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट 5 के साथ जा सकता है और ये आपका 6 के साथ जा सकता है, और थर्ड एलिमेंट बेटा आपका 5 के साथ और थर्ड एलिमेंट आपका 5th के साथ, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, ओके, तो 6 पर। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को बेटा ऐसे डिफाइन करने जा रहे हैं, मतलब ए क्रॉस बी को। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट जो आ रहा है बेटा, फर्स्ट एलिमेंट, वो कहाँ से आ रहा है, ए में से, और सेकंड एलिमेंट बेटा कहाँ से आ रहा है आपका
वो बी में से आ रहा है। तो हम इस कार्डिनल प्रोडक्ट को बेटा हम ऐसे डिफाइन करेंगे ए क्रॉस बी। अब सॉरी यहाँ पर ये लगाने थे, ओके। सो अब हम इसको एक नए तरीके से भी लिख सकते हैं। नए तरीके से कैसे लिखेंगे सर? देखो है तो बेटा ये ऑर्डर्ड पेयर ही ना, तो जनरली मैं एक ऑर्डर्ड पेयर लिख देता हूँ कि ए कोमा बी सच दैट जो ए है आपका वो कैपिटल ए में से जा रहा है, बिलोंग्स टू, और जो बी है आपका बेटा वो कैपिटल बी में से जा रहा है। हम इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कि ए कोमा बी ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, सच दैट कि ए जो आपका है कैपिटल ए में से जा रहा है, बी आपका कैपिटल बी में से जा रहा है। तो इतना हम यहाँ पर ये कर सकते हैं। अब कुछ ओके, अब क्या करें? इसके बाद कार्डिनल प्रोडक्ट हो चुका है। अब ध्यान से देखो ए क्रॉस बी तो हमने कर लिया, अब हम बी क्रॉस ए करके देखते हैं कि हमारा क्या आता है। बी क्रॉस ए करोगे तो पहले बी के एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना, फिर ए के एलिमेंट आएंगे। तो बी के एलिमेंट बेटा 5 के बेटा इनसे मल्टीप्लाई करना, तो क्या मिलेगा? 5 1 5 2 5 3, 5 की इन तीनों के साथ। अब 6 की इन तीनों के साथ, तो 6 कोमा 1 6 कोमा 2 6 कोमा 3 बेटा ये बना। अब मुझे ये बताओ क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम है? कहोगे सर ये बेटा ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये सेम नहीं हो सकती। छोटी छोटी बातें हैं, प्यारी प्यारी बातें कि सर अभी तो पढ़ कर आए हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं होगी। ये तभी सेम होते जब ये एलिमेंट इसके इक्वल और ये एलिमेंट इसके इक्वल। क्या ऐसा है? क्या 1 5 के इक्वल होता है? नहीं होता। तो फिर ये बेटा कहाँ से इक्वल हो जाएंगे? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये बेटा इक्वल नहीं होते। कब नहीं होते? आप थोड़ा सा ना माइंड के ऊपर थोड़ा सा जोर डाल के देखते हैं। कोई बच्चा काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, वो कहे सर अगर मैं बी और ए दोनों को सेम लिख लूँ तो वो भी तो है ना, तब इक्वल नहीं होंगे। मतलब ए क्रॉस ए करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी। बेटा ध्यान से देखो ये इक्वल नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? अगर ए बी के इक्वल नहीं है। और एक कंडीशन और बेटा लिख सकते हैं, और नाइदर ए इक्वल टू एम्प्टी और बी इक्वल टू एम्प्टी। नाइदर ए इक्वल टू एम्प्टी और बी इक्वल टू एम्प्टी, मतलब नाइदर ए और ठीक है, ऐसा ठीक है। हाँ, इन दोनों में से कोई भी एम्प्टी आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या तो ए एम्प्टी ना हो या बी एम्प्टी ना हो। तो देखो ध्यान से, अगर बेटा मैं ए क्रॉस ए करता हूँ, इसका उल्टा करना, वो भी ए क्रॉस ए आएगा। क्या अब सेम नहीं रहेगा? करके देख लेते हैं। बेटा आपने ए सेट क्या लिया? 1 2 3, यहां लिख लेते हैं 1 2 3। सो अब आप ए क्रॉस ए लिखना चाहते हो, ए क्रॉस ए। दूसरा सेट भी क्या है बेटा? वो ए ही है आपका 1 2 3। अब ए क्रॉस ए में सो 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ एंड 1 की 4 के साथ। 4 कहाँ से आ गया सर? क्या कर रहे हो? इतना हो गया बेटा। अब 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, और फिर बेटा 3 की 1 के साथ, 3 की 2 के साथ और 3 की 3 के साथ। तो ये बन गया। अब इसका उल्टा करोगे फिर भी तो यही रहेगा ना। मतलब अगर ए और बी आपके सेम हो जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी और एक बी क्रॉस ए आपका इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल कब नहीं होते? एक तो बेटा ये सेम नहीं होने चाहिए। दूसरा सर सेकंड कंडीशन एक्सप्लेन करो।
ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आप A क्रॉस एक एम्प्टी सेट लेते हो, B की जगह आपने एम्प्टी लिख लिया, सो बेटा ये क्या आएगा करना बेटा, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। A क्या है आपका, A में आपके 1 2 3 3 एलिमेंट है। A में बेटा आपके 1 2 3 एलिमेंट हैं, और B अगर हम यहाँ पर देखें, B बेटा है आपका खाली एम्प्टी, B के अंदर कुछ नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, खुद सोच के बताओ जरा, ठीक है ना, खुद सोच के बताओ। किसके साथ पेयर बनाएगा, कितनी पेयर बनेगी, एक भी नहीं बनेगी, कमाल की बात करते हो सर। तो बेटा ये यहाँ पर एम्प्टी आ जाएगा, देखो A क्रॉस 5 इक्वल टू एम्प्टी, और 5 क्रॉस A इक्वल टू एम्प्टी। इस केस में बेटा देखो, इस केस में A क्रॉस 5 और 5 क्रॉस A सेम आ गया। हालांकि हम ये कह सकते हैं सर कि A नॉट इक्वल टू 5, दोनों सेट सेम थोड़ी हैं। तो कहते हैं एक तो ये इक्वल नहीं होने चाहिए, साथ में ये एंड लिखो यहाँ पर, एंड नाइदर A इक्वल टू एम्प्टी और B इक्वल टू एम्प्टी, दोनों में से कोई भी सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन बेटा फुलफिल है, मतलब अब बात पूरी बनी। अगर आप सिर्फ इतना लिखते हो सर A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, गलत। जब A और B सेम हो जाएंगे तब इक्वल हो सकते हैं। दूसरा, अगर दोनों में से कोई एम्प्टी भी आ जाए फिर भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये काम की बात है, तो ये याद रखना। ओके, एक नया रिप्रेजेंटेशन देखें इसका। अगर मैं बेटा A लिखता हूँ 1 2 3 और बेटा मैं B लिखता हूँ 5 6, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का तरीका, ठीक है ना, वैसे जो हमने किया वो आसान है। तो बेटा मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ 5 6, और बेटा मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ 1 2 3, और बेटा हमने एक यहाँ पर बॉक्स बना दिया ये। सो 1 के साथ ये पहला ये फर्स्ट है, तो 1 की 5 के साथ, 1 की 6 के साथ, 2 की 5 के साथ, और 2 की पेयर 6 के साथ, 3 की पेयर 5 के साथ, और 3 की पेयर बेटा 6 के साथ। हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तरीके देखो ना, बात कहने के तरीके, आपको सभी तरीके पता होने चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 लिख लिया, ये 5 6 है, तो ये जो बॉक्स के अंदर आया बेटा ये क्या है आपका, मान लो ये आपका B था और ये आपका A है, तो बेटा ये जो बॉक्स आया ये है बेटा A क्रॉस B। ये सारे के सारे वही एलिमेंट हैं जो थोड़ी देर पहले हमने किए हुए थे। सो A क्रॉस B और B क्रॉस C, यहाँ तक बात हुई बेटा क्लियर। अब एक बात और बताओ हमें, A में बेटा कितने एलिमेंट हैं, A में कितने एलिमेंट हैं, उसको लिखने का तरीका है आगे NA लिखते हैं, NA। A में बेटा एलिमेंट हैं आपके 3, और बेटा B में कितने एलिमेंट हैं, आगे N लगा देते हैं। B में बेटा 2 एलिमेंट हैं। जब बेटा हमने A क्रॉस B किया, उसके अंदर कितने एलिमेंट आए A क्रॉस B में, काउंट करना 1 2 3 4 5 6। फिर दिमाग में बात आती है, माइंड में बात आती है कि सर A क्रॉस B, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इन दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट। क्या सर ये इत्तेफाक से आया या हमेशा ऐसा ही होगा? बेटा ये हमेशा ऐसा ही होगा, ये कोई इत्तेफाक से नहीं आया, ठीक है ना। कई बार कोई चीज़ होती है कि आ जाती है एक आधी बार, लेकिन बेटा ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। सो अगर हम इसी रिजल्ट को 3 सेट के लिए अप्लाई करें तो बेटा उस केस में ओके NB NC, तो ये आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तीनों के लिए तीनों की प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया जी।
अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ए बेटा ये दिया हुआ है 1 2 3 और बेटा बी आपके पास 2 5 6 दिया हुआ है, ठीक, 3 लगा लो। चलो ए क्रॉस बी, रिजल्ट बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट कॉमन हैं, देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट कॉमन है, 2 और 3, 2 एलिमेंट कॉमन है ना, कुछ कॉमन तो आ रहा है। ए क्रॉस बी हम करके देखते हैं, ए क्रॉस बी करना बेटा, क्या आएगा 1 2 1 3 और 1 6 और इसके बाद फिर 2 की करेंगे, सो 2 2 2 3 2 6 और बेटा इसके बाद 3 की करेंगे, 3 2 3 3 एंड 3 6, ये एलिमेंट आएंगे। अब जरा बेटा बी क्रॉस ए करो। बी क्रॉस ए जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जहां से देखो ना बी क्रॉस ए, तो यहां से देखो, यहां से 2 1 2 2 2 3, फिर बेटा 3 की 3 1 3 2 3 3 और फिर 6 करेंगे, 6 1 6 2 एंड 6 3। अब देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन हैं, जरा ये काउंट करते हैं। कॉमन कौन कौन से एलिमेंट हैं, अब ध्यान से देखो, क्या 1 क्रॉस 2 इसमें है, 1 क्रॉस 2 या 1,2, सॉरी 1 2 के ऑर्डर पेयर नहीं है। क्या 1 1 3 की है, नहीं है। क्या 1 6 की है, नहीं है। क्या 2 2 की है, हाँ जी 2 2 की बेटा ये दोनों में कॉमन है। और 2 3 बेटा ये भी कॉमन है। 2 6 क्या नीचे वाले में है, 2 6 नहीं है। 3 2 क्या 3 2 है, ये भी इसमें कॉमन है। अब 3 3 ये भी कॉमन है। इसके बाद आई थिंक कुछ कॉमन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है कि ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन आएंगे। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो लिख लेते हैं। एक रिजल्ट है बेटा बहुत ही प्यारा सा कि कैसे लिखें रिजल्ट लिखते हैं बेटा बहुत ही प्यारा सा। इफ ए एंड बी हैव पी एलिमेंट्स कॉमन, इफ ए एंड बी हैव पी एलिमेंट्स कॉमन, ठीक है ना। सो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, इन दोनों में कितने कॉमन आएंगे। कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है ना। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने आएंगे बेटा, वो आ जाएगा बेटा, इसमें p है ना, तो बेटा आंसर आएगा p²। अगर a और b में p एलिमेंट कॉमन हैं, सो a क्रॉस b और b क्रॉस a में कितने एलिमेंट कॉमन आएंगे, p²। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर a इंटरसेक्शन b इक्वल टू p है, सो आपका a क्रॉस b ये एक आएगा और b क्रॉस a ये एक आएगा। इन दोनों की इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट को बनाएंगे बेटा, p²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखो
ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, ध्यान से देखो 2 एलिमेंट कॉमन है, ठीक है, 2 एलिमेंट कॉमन है। सो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन आए, देखो ध्यान से 1 2 3 4 एलिमेंट दोनों में कॉमन आए हुए हैं। तो बेटा देखो इन दोनों में हमारे क्वेश्चंस में जो हमने किया है एक्चुअली करके देखने की जरूरत नहीं है। सो बेटा यहाँ पर n लगाते हैं आगे, तो यहाँ पर बेटा यह ना जाएगा। सो यहाँ पर 2 एलिमेंट कॉमन है। सो a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a, तो बेटा यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 एलिमेंट को बनाएंगे, ठीक है। सो ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन आएंगे। अगर a में और b में 5 एलिमेंट कॉमन है, 5 एलिमेंट कॉमन है, सो a क्रॉस b और b क्रॉस a में कितने कॉमन आएंगे, 5 का स्क्वायर। अब बेटा हम डिफाइन करने जा रहे हैं आखिरकार रिलेशन। इतना कुछ पढ़ने के बाद अब हम रिलेशन डिफाइन करेंगे कि ये रिलेशन जो है आखिरकार ये है क्या। सो बेटा अब हम करने जा रहे हैं रिलेशन की डेफिनेशन। तो लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो बेटा हम फर्स्ट डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या कि लिख सकते हैं टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स आर said to be related with each other if, बेटा यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, if there is a recognizable link between them। रिकॉग्नाइजेबल लिंक बेटा वो रिश्ता जो अच्छे से पहचाना जा सके, ये छुप छुप के मिलने वाला रिश्ता नहीं। कहते हैं 2 ऑब्जेक्ट को कब कहेंगे कि आपस में रिश्तेदार हैं, जब उनका जो रिश्ता है वो सारी दुनिया को दिखे, ठीक है ना। ये छुप छुप के वाला रिश्ता नहीं है, ये वो रिश्ता है जिसको परमिशन मिली हुई है, ठीक है ना। सो कहते हैं कि 2 एलिमेंट कब कहेंगे कि वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, जब बेटा उनमें एक ऐसा लिंक मिल जाए जो हम इजीली ऑब्जर्व कर लें, ठीक है। इस डेफिनेशन से क्वेश्चंस तो होने नहीं वाले, ठीक है ना, ये तो दिल को तसल्ली देने वाली बात है। अब सेकंड डेफिनेशन लिखो, फर्स्ट डेफिनेशन हो चुकी है, अब सेकंड डेफिनेशन लिखो। सेकंड डेफिनेशन क्या कहते हैं सेकंड डेफिनेशन में कि सेकंड डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B is said to be a relation from A to B। A to B बेटा जो A क्रॉस B का सबसेट आएगा ना, चाहे कोई भी लो, तो हम कह देंगे कि वो एक रिलेशन है A से लेकर B तक। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं बेटा हमने A सेट लिया, ठीक है ना, A सेट लिया हमने 1 2 3 और बेटा B सेट हमने ये लिया 5 6। सो बेटा A क्रॉस B क्या बनेगा हमारा, A क्रॉस B, ध्यान से देखो। सो 1 5 1 6 2 5 2 6 ओके 3 5 एंड 3
6। बेटा ये ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बन गया A क्रॉस B वाला। अब इसके सबसेट लिखने जा रहे हैं R1। सबसेट मतलब कोई भी आप एलिमेंट पिक कर लो इसमें से, तो 1,5 और 2,5। एक बेटा हमने ये सबसेट ले लिया। सेकंड सबसेट क्या लेते हैं बेटा R2, वो क्या लिख सकते हैं 2,6 3,5 बेटा ये एलिमेंट लिख लिया। एक बेटा R3 सेट लिख लिया, वो 3,5 लिख लिया। एक बेटा R4 सेट लिख दिया, वो एम्प्टी सेट आ गया। अब ये जितने भी सेट हैं क्या ये इसके सबसेट बन रहे? यस और नो? ध्यान से देखो, क्या ये इसके अंदर जा रहा है? हाँ जी जा रहा है, तो ये इसका सबसेट है। क्या ये इसके अंदर जा रहा है? हाँ जी जा रहा है, तो ये इसका सबसेट है। क्या ये एम्प्टी सेट इसका सबसेट होता है या नहीं होता? पहले तो ये बताओ, एम्प्टी सेट इसका सबसेट होता है कि नहीं होता? देखो ये 11th क्लास का एक छोटा सा रिजल्ट है कि जो एम्प्टी सेट है ना, वो हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो हर एक सेट का सबसेट होता ही होता है। तो हम कह सकते हैं R1 R2 R3 R4 वो क्या है? सबसेट हैं बेटा किसके? A क्रॉस B के। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा? हाँ यहाँ पर लिख सकते हैं जो R1 है बेटा वो एक सबसेट है A क्रॉस B का। R2 भी क्या है? एक सबसेट है A क्रॉस B का। और R3 भी क्या है? एक सबसेट है A क्रॉस B का। और R4 भी क्या है बेटा? एक सबसेट है A क्रॉस B का। अब ये सारे के सारे बेटा इसके सबसेट हैं। ओके, अभी एक हमने डेफिनेशन लिखी है, अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज सेड टू बी अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। A क्रॉस B का जो सबसेट है वो एक रिलेशन बन जाती है बेटा A से B। तो हम लिख सकते हैं कि जो R1 है, R1 R2 R3 R4 R रिलेशन, सॉरी ये कैमरे में नहीं आएगा, R रिलेशन फ्रॉम A टू B। ये सारे के सारे बेटा क्या हैं? रिलेशन है A से B तक। ओके, ये जितनी भी हैं हमने लिखी हुई हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो नोट कर लेना। वो क्या है कि अगर मैं कहूँ ना कि A टू B कोई भी रिलेशन है A टू B, ठीक है, A टू B कोई भी रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि वो रिलेशन, मान लो वो रिलेशन R है, A से B कोई जा रही है रिलेशन, वो रिलेशन R है बेटा। R जो है ना किसका सबसेट है? A क्रॉस B का। अगर A टू B जा रही है तो A क्रॉस B का। अगर आप ये लिखोगे ना, ये लिखोगे तो बेटा ये गलत है, ये गलत है। अगर रिलेशन A से B जा रही है तो वो किसका सबसेट है? A क्रॉस B का। अगर रिलेशन B टू A जा रही है तो वो किसका सबसेट है? B क्रॉस A का। ये याद रखना। अगर रिलेशन B टू A जा रही है, देखो यहाँ पर समझो हल्का सा, अगर रिलेशन बेटा B टू A जा रही है तो वो किसका सबसेट है? वो आपका B क्रॉस A का। अगर A टू B जा रही है तो वो A क्रॉस B का। यहां तक ठीक है? ओके, अब क्या करते हैं, अब हमें पता चल गया कि R1 R2 R3 बेटा वो रिलेशन है, ठीक है। R1 R2 R3 क्या है? रिलेशन है। तो हम कुछ रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं। अब देखो A आपका ये है और A क्रॉस B बेटा आपका ये है। अब ध्यान से देखो, ये पहली रिलेशन पकड़ो बेटा R1। R1 रिलेशन में क्या है? R1 रिलेशन में बेटा एलिमेंट है आपके 1,5 और 2,5। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये कहूं कि इस रिलेशन के अंडर R1 आपका 1 है जो वो रिलेट कर रहा है 5 से। कौन सी रिलेशन है?
R1 के अंदर 1 और 5 आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? 1 रिलेट्स 5, 1 5 के साथ रिलेट हो रहा है, ठीक है ना। और ऐसे कह सकते हैं 2R1 5, 2 5 के साथ भी रिलेट हो रहा है। लेकिन इसी चीज को पढ़ने का एक तरीका और भी है। या तो बेटा ये लिखो 1 5 के साथ रिलेट हो रहा है, 2 5 के साथ रिलेट हो रहा है, या आप लिख सकते हैं 1,5। ये ऑर्डर्ड पेयर है, क्या इसमें जा रही है? हाँ जी जा रही है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। क्या ये एक ऑर्डर्ड पेयर है? इसका बना सकते हैं ना, देखो क्या बना सकते हैं 2,5। क्या ये R1 में जा रही है? हाँ जी। अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है बेटा, तो हम कैसे लिखेंगे? 1R1 5। बेटा ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली जिस रिलेशन की बात करें उस रिलेशन की बात करेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर कोई बच्चा के सर मैं ये लिख दूं 1R2 5, बेटा क्या 1R2 5 लिख सकते हो? क्या R2 में 1 और 5 रिलेट कर रहे हैं? इसके अंडर नहीं कर रहे हैं ना, तो ये गलत है। तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर कोई एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा तो रिलेशन के ऊपर क्रॉस डाल देंगे, ये वाला। अब खुद देखो ध्यान से, अब खुद बताओ क्या 2 और 3, क्या 2 और 3 अंडर R3 आपस में रिलेटेड है? देखो R3 में क्या 2 और 3 आपस में रिलेटेड है? नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे। क्या 3R3 और 5, क्या ये ठीक लिखा हुआ है? हाँ जी ये ठीक लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, ठीक है ना। मान लो आपको एक बच्चा कहे सर R1 को पकड़ो, पकड़ लिया जी। क्या 3R1 5? अब देखो ये 3 5 के साथ रिलेट नहीं कर रहा ना इसके अंदर, तो लिखेंगे 3R1 क्रॉस 5, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये जस्ट थोड़े से रिप्रेजेंटेशन है टर्म को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। ओके, और अब हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि 3R1 के अंडर 5 से रिलेटेड नहीं है, R1 रिलेशन में 3 5 से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसा लिख सकते हैं 3,5 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, ठीक है ना। ये पेयर बेटा R1 के अंदर नहीं जा रही, तो मतलब 3 और 5 इसके अंदर नहीं जा रही, तो डज नॉट बिलोंग। लेकिन 1,5 जा रही थी तो बिलोंग्स टू, इतना ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं।